Assalamualaikum, my dear friends. So this side I'm Rafiq. Welcome you all to this channel. Hopefully you all are fine. So we have been covering the parts of speech from the last previous lectures. In today's class, we are going to cover the conjunctions and the interjections. So let's start with the conjunctions first. What is a conjunctions? A conjunctions is a part of a speech that links words, phrase and the clauses. अब बेसिकली हमारे पास कंजंक्शंस जो होते हैं वो किसी भी दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस को जॉइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. ठीक है. ओके. सो कंजंक्शंस हैव बेसिकली थ्री टाइप्स: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस. ठीक है. ओके. सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दे कोऑर्डिनेट, इट मीन्स एड. हमारे पास जो कोऑर्डिनेट वर्ड है वो यूज़ किया जाता है ऐड के लिए. ठीक है. बिटवीन टू वर्ड्स. बेसिकली अगर हम दो वर्ड्स की बात कर रहे हैं ना, अगर दो वर्ड्स को हमें ज्वाइन करना है आपस में, लाइक सारा एंड सना, सो हम इन दो वर्ड्स को सारा सना इस तरह नहीं पढ़ सकते. सो हमारे पास जो कंजंक्शंस होते हैं वो इन दोनों वर्ड्स को एक सेंटेंस की तरह कहने के लिए इनके दरमियान में लगाकर बोले जाते हैं, लाइक सारा एंड सना. ठीक है. सो दीज आर द कंजंक्शंस. और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए. बेसिकली दे कम्स बिटवीन द टू वर्ड्स. ठीक है. और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज टू कंबाइन द डिपेंडेंट क्लॉजेज विद द इंडिपेंडेंट क्लॉज. अगर एक डिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो उनके दरमियान में जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगे. ठीक है. तो इसके लिए हम वर्ड्स यूज़ करते हैं व्हेन एंड वाइल, और बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हम आपको आगे दिखाऊंगी मैं. ठीक है. और को रिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? दे आर यूज्ड इन अ पेयर. ये हमेशा पेयर में यूज़ किए जाते हैं, लाइक नीदर, नोर, ईदर, और, एज वेल एज सून एज. ठीक है. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की डिटेल्स अगर देखें तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मैंने आपको बताया कि दो वर्ड्स के दरमियान में लगाए जाते हैं और बेसिकली सिंगल वर्ड होता है ये. ठीक है. लाइक एंड, बट, और, सो. ठीक है. दे यूजुअली लिंक इक्विवेलेंट ग्रामेटिकल एलिमेंट्स सच एज नाउन्स विद नाउन्स. नाउन्स को नाउन्स के साथ जोड़ने के लिए, क्लोजेस को क्लोजेस के साथ जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और हमारे आइडियाज़ को एक कनेक्टेड फॉर्म में लाकर एक सेंटेंस बनाने के लिए, कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं. लाइक आई स्टेड अप ऑल नाइट राइटिंग, सो आई वॉज टायर्ड द नेक्स्ट डे. तो अब इस बात से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे पास ये दो क्लॉजेज हैं. ठीक है. जिनको हमने ज्वाइन करने के लिए एक कंजंक्शन का यूज़ करा. और रिमेंबर दैट पॉइंट, whenever we use a conjunction between two clauses, so we have to put the comma after the single clause, then add conjunctions, then the other clause. ठीक है. हमें पहले अगर दो क्लोजेस के दरमियान जब कंजंक्शंस को ऐड करना है तो हम पहले सिंगल सेंटेंस यूज़ करेंगे, यानी कि फर्स्ट क्लोज यूज़ करेंगे. उसके बाद कॉमा लगाकर देन वी हैव टू पुट द कंजंक्शंस ओवर देयर, देन द अदर सेंटेंसेस या अदर क्लोज. ठीक है. शी इज़ एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग माई एसे. अब इधर हमने दो बातों का इस्तेमाल किया, एडिटिंग हम कर रहे हैं और प्रूफ रीडिंग भी कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें कर रहे हैं, तो इनके दरमियान में क्या आ गया? और, एंड. ठीक है. सो दिस इज़ वर्क एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बिटवीन द टू वर्ड्स और बिटवीन द सेंटेंस. अब हमें क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं हम जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं? ये तो हमें हमेशा दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि हमारे क्लॉजेस के दरमियान में कॉमा आएगा. ठीक है. कॉमा के बाद जो होगा वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कि कोई भी कंजंक्शन अगर हम यूज़ करें तो वो आएगा. देन द अदर क्लॉज. पहला क्लॉज ये हो गया. ठीक है. उसके बाद कंजंक्शन विद कॉमा, कॉमा आफ्टर द फर्स्ट क्लॉज, एंड देन कंजंक्शन, then we have the another clause. ठीक है. okay, so the next one is when you are joining the independent clause to the dependent clause, you don't need a comma. जब भी आप किसी independent clause को dependent clause के साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको कॉमा की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है ना. इसके एग्जांपल्स मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पे आपको नीचे दी जा रही है, आई प्रेफर टू राइट ऑन माई लैपटॉप बट एडिट ऑन पेपर. ठीक है. यानी कि हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है इसके अंदर और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. उसके दरमियान में अगर हम कोई कंजंक्शंस यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हमने कोमा नहीं लगाया. ठीक है. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर द वन
or more words that unite ideas in a complex sentence. Example, as soon as in case, unless, while, यानी कि दो हमारे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को ये कंबाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं. दे लिंक डिपेंडेंट क्लोज टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस. कंप्लीट थॉट्स देने के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है, यानी कि इनके अंदर हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों को ही लिंक कर सकते हैं कंप्लीट थॉट्स बनाने के लिए. एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस देने के लिए, अपनी बात मुकम्मल तौर पर समझाने के लिए हम एक बड़ा सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, तो हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करते हुए उसको बना सकते हैं. लाइक, अनलेस वी गिव हिम अ राइड ही वॉन्ट बी एबल टू कम. अगर हम उसे राइड ना देते तो यहाँ वो नहीं आ पाता. ही वॉन्ट बी एबल टू कम, वो नहीं आ पाता, पहुँच नहीं पाता यहाँ पर. ठीक है, Here's some cash in case your credit card doesn't work. ये कुछ पैसे हैं अगर तुम्हारा कार्ड काम नहीं करता उस सूरत के लिए. ठीक है, तो हमने ये एक here's some cash. This is the one clause and the other clause. So we have to complete our sentence. So we use the subordinating conjunction. अब इसमें हमें क्या चीज़ें नोट करनी चाहिए कि हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है. ठीक है, यूज़ अ कॉमा इफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन and dependent clause are at the beginning of the sentence, otherwise the comma isn't required. अगर हमें ये देखना हो कि हमारे पास जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, अगर वो हमारे पास स्टार्ट में ही आ जाता है, यानी कि सेंटेंस के स्टार्ट में ही आ जाता है, तो हम किसी क्लॉज के बाद, यानी कि फर्स्ट क्लॉज के बाद कॉमा ऐड करेंगे. लेकिन अगर वो सेंटर में आ रहा है तो हमें कॉमे की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमने इसमें नहीं यूज़ किया. एग्जाम्पल्स, एज सून एज शी इज़ फिनिश्ड हर फोन कॉल, कॉमा वी विल लीव फॉर द रेस्टोरेंट. जैसे ही इसकी कॉल ख़त्म होगी, यानी कि इसकी कॉल बंद होगी, तो हम फ़ौरन रेस्टोरेंट के लिए निकल जाएंगे. सो हमने दो बात बोली इसके अंदर, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसमें कहाँ पर आया? स्टार्ट में. सो वी हैव टू पुट कॉमा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्लोज. ठीक है, और सो द अदर एग्जाम्पल इज we'll leave for the restaurant as soon as she finished her call या हर फ़ोन कॉल. तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ सेंटर में किया, सेंटेंस के दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया. तो हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, लेकिन जब हमने स्टार्ट में यूज़ किया था तो हमने कॉमा पुट करना ज़रूरी था यहाँ पर एक क्लॉज के बाद. कोरिलेटिव कंजंक्शंस वर्क इन अ पेयर. ये हमेशा पेयर में काम करते हैं. कोरिलेटिव से हमें समझ में आ जाना चाहिए, ये एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं. लाइक ईदर और बोथ and not only but also as. ठीक है, so similar to coordinating conjunctions they link grammatical elements of similar importance. अगर किसी दो सेम चीज़ की बात की जा रही है, सिमिलर इंपॉर्टेंस यानी कि एक जैसी मिलती जुलती किसी चीज़ की बात करी जा रही है, तो हमने जो है वो कोरिलेटिव कंजंक्शंस का यूज़ करना होता है. आई नॉट ओनली पास द एग्ज़ाम, मैंने सिर्फ एग्ज़ाम्स ही पास नहीं किया बल्कि बट ऑल्सो गॉट 100% मार्क्स, बल्कि 100% मार्क्स भी लिए मैंने. तो दोनों ही जो थी टर्म्स हमारे पास यहाँ पे यूज़ हुई है, पास द एग्जाम्स एंड द 100% मार्क्स. द बोथ आर कोरिलेटिव, यानी कि दोनों एक दूसरे से मैच करती थी, सिमिलर थी. रिजल्ट की बात हो रही है ओवरऑल. सो हमने यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ किया. सो दिस इज़ द कोरिलेटिव कंजंक्शन. द बॉक्स इज़ एज टॉल एज इट इज़ वाइड. बॉक्स जो है वो उतना ही बड़ा है जितना वो चौड़ाई में ज़्यादा है. ठीक है, एज टॉल एज यानी कि बॉक्स की साइज़ की बात की जा रही है, टॉल भी और वाइड भी. ठीक है, तो ये भी एक दूसरे के साथ मिलते जुलते वर्ड्स थे, सिमिलर वर्ड्स थे, सिमिलर इंपॉर्टेंस देनी थी इनको हमने जब भी कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज़ किया. ठीक है, नेक्स्ट, कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर नॉट सिंगल वर्ड्स, दे वर्क इन अ पेयर. ये मैंने आपको पहले भी बता दिया और इसके एग्जांपल्स आप यहाँ पे भी देख सकते हैं. वेदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस. आई डोंट वॉन्ट नेदर पिकल्स नॉर टोमेटोज़ ऑन माई हैमबर्गर. यानी कि मुझे ना ही टोमेटोज़ चाहिए और ना ही पिकल्स चाहिए अपने हैमबर्गर पे. ठीक है, सो देयर वी टॉक अबाउट द हैमबर्गर. सो द बोथ द टर्म्स tomatoes and the pickles are related to the hamburger, same terms. So we use neither and nor over there, कि ना ही मुझे ये चाहिए और ना ही वो चाहिए. सो हम दोनों वर्ड्स को जो हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस है जो कि पेयर में यूज़ किए जाते हैं, इन दोनों वर्ड्स को
हम अलग अलग नहीं कर सकते, इनको पेयर में ही यूज़ करेंगे, यानी कि सिंगल सेंटेंस में इन दोनों वर्ड का यूज़ आना चाहिए। और हमारे पास जो टर्म्स हैं वो सिमिलर होनी चाहिए, बात सेम होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। लाइक एक बात हमने किसी चीज़ की कर दी, हैमबर्गर की कर दी, और दूसरा पिज्ज़ा की कर दी, तो दीज बोथ आर द टू डिफरेंट थिंग्स। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग्स, सो वी कैन यूज़ द कोरिलेटिव कंजंक्शंस इन दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आई डोंट नो वेदर टू प्ले बेसबॉल और टू प्ले द बास्केटबॉल। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या खेलना चाहिए इस साल, या तो बास्केटबॉल या फिर बेसबॉल। ठीक है, आइदर द स्टूडेंट और द टीचर कैन आंसर द क्वेश्चन। या तो टीचर आंसर करे क्वेश्चन का या फिर स्टूडेंट, दोनों की सेम बात हो रही है। यानी कि मेन बात क्या है यहाँ पर कि क्वेश्चन का आंसर देना है, अब वो टीचर दे या स्टूडेंट दे, आइदर और, या तो ये दें या तो वो दें। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ हम इस तरह कर सकते हैं, नॉट ओनली डू आई प्ले द फ्लूट बट आई ऑल्सो प्ले द क्लैरिनेट। ओके, सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम ना सिर्फ मैं फ्लूट प्ले कर सकता हूँ बल्कि मैं क्लैरिनेट भी प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि वो दोनों चीज़ें प्ले कर सकता है, तो इसलिए उसने बताया कि नॉट ओनली बट ऑल्सो आई कैन डू दैट, कि ना सिर्फ मैं ये कर सकता हूँ ना बल्कि ये भी कर सकता हूँ। तो हम इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ना सिर्फ वो मेरा दोस्त है बल्कि मेरा क्राइम पार्टनर भी है। ठीक है, तो हम इस तरह बोल सकते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो के यूज़ में। ठीक है, अब हमें इसमें कोरिलेटिव कंजंक्शन के यूज़ में किन बातों का ख्याल रखना है, ये मैंने आपको ऊपर भी डिस्कस किया कि हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो हम दोनों बातें कर रहे हैं वो आपस में कोरिलेट करें, टू डिफरेंट थिंग्स ना हो उसके अंदर। मतलब कि एक अगर बात किसी और चीज़ की हो रही है तो दूसरी हम किसी और की कर दें, नहीं, इस तरह नहीं होता। जब हम किसी सेम चीज़ की बात कर रहे हैं और उसी के अंदर मौजूद दो चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हम उसके साथ वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, आइदर एंड और, या नीदर नोर और, बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। So we can use the similar things in a correlative conjunctions. Like we should either book the ticket in advance or arrive an hour early. तो इसका मतलब है टिकट बुक करने की ही मेनली इधर बात हो रही है, या तो हम 1 घंटे पहले आ जाएं करने के लिए टिकट बुकिंग, या एडवांस में करके रख लें। तो यहाँ पर इसके अंदर फ्रेज़ क्या यूज़ किया जा रहा है, बुक द टिकट, और उसके पैरेलल में ही यूज़ किया जा रहा है अराइव एन आवर अर्ली, या तो जल्दी आ जाना चाहिए हमें। ठीक है, और इसी का इनकरेक्ट अगर देखा जाए तो वी शुड ईदर बुक द टिकट्स इन एडवांस और बी अराइविंग एन आवर अर्ली। अब यहाँ पे क्या गलती है कि हमने इधर ये भी कह दिया कि या तो हमें टिकट जल्दी बुक कर लेना चाहिए या फिर हम जल्दी आ रहे होंगे। ओके, अदर टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस में हमारे पास क्या आ जाते हैं, कंजंक्शंस ऑफ एडवर्ब्स आर वन और मोर वर्ड्स यूज्ड टू जॉइन द टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। एग्जाम्पल, आफ्टर ऑल, बिसाइड, नेवरदलेस। ठीक है, दीज वर्ड्स आर टेक्निकली एडवर्ब्स बट परफॉर्म द सेम लिंकिंग फंक्शन एज अ कंजंक्शंस। जैसा कि अगर देखा जाए तो ये टेक्निकली हमारे पास एडवर्ब्स हैं, दे परफॉर्म द एक्शन एज अ कंजंक्शंस। ठीक है, कंजंक्टिव्स एडवर्ब्स can show a variety of relationship with different words representing different types of connection. Conjunctive adverbs हमारे पास variety of relationship show करते हैं, like अगर वो different words को represent कर रहे हैं तो different types के connections को भी हमें बता रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स इनकी ये हैं कि अगर हमें किसी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करनी है या कॉन्ट्राडिक्शंस की बात करनी है, यानी कि दो अलग चीज़ की बात करनी है कि एक हाथ पे अगर ये हो रहा है दूसरी जगह पे ये हो रहा है, एक तरफ कुछ चल रहा है तो दूसरी तरफ कुछ चल रहा है, तो हम इनके लिए यूज़ करेंगे हाउ एवर ऑन द अदर हैंड। ठीक है, टू कंटिन्यू द सेम पॉइंट, अगर हमें उसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू करना हो, उसी के साथ कुछ एडिशनली ऐड करना हो, उसमें कुछ एडिशन करना हो, तो हम उसके साथ कहेंगे एडिशनली या मोर ओवर। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ के एग्जाम्पल्स को इंट्रोड्यूस करना है तो हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंटेंस। ठीक है, अब ये जब हम स्पीकिंग कर रहे होते हैं ना तो अक्सर हम यहाँ पर अटक जाते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए आगे, फॉर एग्जांपल बोलना चाहिए या इन एडिशनली बोलना चाहिए, कुछ अटक जाते हैं मतलब बहुत सारे बच्चे। तो हमें क्या करना चाहिए, इन वर्ड्स को दिमाग में रखना चाहिए और याद रखनी चाहिए कि कौन सा वर्ड कब यूज़ होगा। तो ये आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी कि आपको कब कौन सा वर्ड यूज़ करना है। वैसे तो अगर आप इसको समझना चाहें तो आपको फ़ौरन से समझ में आ जाएंगी,
टू शो कॉज एंड इफ़ेक्ट्स, अगर हमें किसी चीज़ के कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स बताने हैं तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे कॉन्सिक्वेंटली या एज अ रिज़ल्ट, ठीक है। और अगर किसी चीज़ पे बहस करना चाह रहे हैं या किसी चीज़ में कुछ अपने पास से एडिशनली लगाना चाह रहे हैं या कोई फैक्ट बताना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे इन फैक्ट या सर्टेनली, ठीक है। टू शो अ टाइम रिलेशनशिप, अब इसमें क्या है, जब भी हमें अपनी बात को किसी टाइम के साथ जोड़ना है, यानी कि अभी ऐसा हो रहा है या बाद में ऐसा होगा या कल ऐसा होगा, तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं मीन वाइल, नाउ, नेवर, ठीक है। टू ऑर्गेनाइज अ सीक्वेंस ऑफ अ लिस्ट, अगर हमें एक सीक्वेंस बनानी है, लिस्ट देनी है किसी चीज़ की, तो हम उसमें बताते जाएंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट, फाइनली, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स को हम एज ए कंजंक्शंस यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए और अपनी बात को मोर ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करके समझाने के लिए सामने, ठीक है। कंपाउंड कंजंक्शंस, अब कंपाउंड कंजंक्शन से हमें इस बात से ये अंदाज़ा होता है, कंपाउंड मतलब मिलकर किसी चीज़ से बना रहे होंगे, ठीक है। द फ्रेजेस विच आर यूज एज अ कंजंक्शंस आर कॉल्ड, अब कोई भी फ्रेजेस हैं हमारे पास, यानी कि द फ्रेजेस आर मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड्स, यानी कि एक से ज़्यादा वर्ड के यूज़ करने से कुछ फ्रेजेस बना दिए जाते हैं और उन फ्रेजेस को हम एज अ कंजंक्शन अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो कंपाउंड कंजंक्शंस कहलाएंगी, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल्स अगर देखें तो इसकी सो दैट, प्रोवाइडेड दैट, एज वेल एज सून एज लॉन्ग एज, सच दैट, इन ऑर्डर दैट, ठीक है। यानी कि किसी काम के करने के सिलसिले में। अ कंपाउंड कंजंक्शन मे हैव टू और थ्री पार्ट्स दैट दे ऑलवेज गो टुगेदर, अब कंपाउंड कंजंक्शंस के अंदर या तो दो या उससे ज़्यादा तीन पार्ट हो सकते हैं और ये हमेशा साथ में जाते हैं, कहीं भी सेंटेंस में अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो एक साथ यूज़ करेंगे, ठीक है, एज अ कंजंक्शन यूज़ कर रहे हो अगर हम। इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शंस क्या होती हैं हमारे पास, व्हाट आर इंटरजेक्शंस, पंचुएटिंग इंटरजेक्शंस, अब हम जब भी इंटरजेक्शंस का यूज़ करते हैं तो हम उसको कुछ पंचुएशंस के साथ शो कर रहे होते हैं। लाइक अगर हमने किसी इंटरजेक्शन का यूज़ करा बहुत कामली सॉफ्टली, अगर कोई बात कही जा रही है लाइक द बेबी इज़ स्लीपिंग, तो ये एक एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बिल्कुल सिंपली से एक सेंटेंस कहा है, बहुत आराम से, प्यार से, ठीक है, कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट अचानक कोई बात नहीं बोली, ठीक है। तो हमने ऐसे इस तरह के कंजंक्शंस के अंदर कॉमा यूज़ करना है, ठीक है, और अपना आगे का सेंटेंस कंटिन्यू रखना है। इफ़ एन इंटरजेक्शन इज स्पोकन विद मोर इमोशन, अगर कोई बहुत ज़्यादा इमोशन के साथ कहा जा रहा है इंटरजेक्शंस, यानी कि इसमें हमारे इमोशंस शामिल हो रहे हैं, इफ़ द इट इज़ फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट, तो क्या होगा, हमारे उसके इंटरजेक्शंस के फ़ौरन बाद जो कि हम बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके अगर कोई इंटरजेक्शन हमारे मुंह से निकलता है तो हम क्या करते हैं, उनके फ़ौरन बाद हम एक्सक्लेमेशन पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ देन कैपिटलाइज, और जब भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके फ़ौरन बाद वाला जो वर्ड होगा इट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। Placement of exclamation mark depends on the stress factor in a sentence, अब एक्सक्लेमेशन मार्क की जो प्लेसमेंट होती है वो डिपेंड करती है कि हमने कितना स्ट्रेस करके कोई बात कही है, कितना जोर देके किसी बात को समझाना चाहा है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, आउच, आई जस्ट कट माई फिंगर, यानी कि मैंने पूरी जोर देके ये बात कही कि आउच, मुझे फिंगर पे कट लग गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपनी फीलिंग और अपने इमोशन का इजहार किया, तो इसके फ़ौरन बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया, ठीक है। तो ये एक इमोशन था जो कि हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देकर कहा था, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का यूज़ किया। ही स्कोर्ड द विनिंग टच डाउन, वाओ, अब यहाँ पे वाओ बहुत ज़्यादा ज़ोर दे के हमने कहा वाओ, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, ठीक है। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, अब ओह तो सिंपली कहा था, ठीक है, तो हमने उसके बाद कॉमा लगाया, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, इस बात पर हमने थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसाइज किया, ज़्यादा जोर दिया, तो यहाँ पर हमने क्या इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड किया, ठीक है। व्हाट अ लवली व्यू यू हैव हियर, कितना खूबसूरत नज़ारा है तुम्हारे पास यहाँ, तो ये भी हमने बात पर पूरा प्रेशर देकर बात की है, किसी बात पे एम्फेसाइज किया है, किसी बात पे स्ट्रेस दिया है, तो हमने यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करना है। दैट्स फैंटास्टिक, ठीक है, तो यहाँ पर भी पूरी सेम वही बात आ गई,
दैट्स फैंटास्टिक। यहाँ पे भी पूरा ज़ोर दे के बात कही जा रही है कि बहुत अच्छा हुआ, तो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करेंगे, ठीक है। तो this is the end of our lecture. Hopefully both of the topics are clear to you all. If even you have any queries, you all are free to ask in the comments. So see you in the next lecture. Till that, take care. Allah Hafiz.